है, जो रेडी टू यूज। तो आप चाहे। अच्छा, तुम जी। कंपोस्ट बैग लगा के भी नाइट्रोजन फिक्स करते हाँ, जमीन में? कंपोस्ट बैग मतलब बायो फर्टिलाइजर कार्बन बैग आता है, हाँ जिसमें हाँ ट्यूब होता है। इसमें डेली बेसिस पे आपको गोबर, गोमूत्र, हरा चारा डालना होता है, कोई भी खरपतवार। हाँ और हाँ हाँ। डेली बेसिस पे उसका लिक्विड निकालिए, और 1 एकड़ में 800 से 1000 लीटर तक हर महीने चलाएं। ऑटोमेटिकली 6 महीने में आपका कार्बन भी बढ़ जाएगा, और नाइट्रोजन की डिफिशियंसी भी आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अच्छा, ठीक है जी। जी। धन्यवाद। जी। किसी अन्य साथी का भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना आज का सेशन बस हम 3 मिनट बाद शुरू करेंगे, 6:15 पर। जब तक ऐसे ही कोई सवाल अगर मन में हो तो आप नोट कर लीजिए, या पूछ सकते हैं अभी आप। प्रफुल्ल सर, कैसी चल रही है आपकी खेती? प्रफुल्ल नायक सर। हेलो। जी संजय जी, नमस्कार सर, बताएं। नमस्कार सर। ये कह रहे थे सर, इस समय मतलब सब्जियों में क्या लगा सकते हैं? सर, सब्जियों में आप बैगन लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, और भाजी वाली फसलें आप कर सकते हैं, पालक, मेथी, ये अच्छा हो जाएगा अभी सीजनेबल में। जी। हाँ। और खीरा बरबट्टी वगैरह सर, ये खीरा बरबटी भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अभी तो सब्जियों समय है का ना अभी? सीजन ही है, आप लगा सकते हैं। जैसे इस बार ठंड ज्यादा पड़ने वाली है तो उत्पादन तो होगा ना हाँ, कुछ वो तो ठीक ठाक? होगा। वो तो होगा, लेकिन आप जैसे ठंड पड़ रही है और प्लांट को गर्माहट रखने के लिए आप उसमें गोमूत्र का स्प्रे करें, फसलों पर गौमूत्र का। गोमूत्र चलाएं। और इसके अलावा आप नैनो सल्फर जो आता है, वो सल्फर आप जमीन में दें, तो उसमें जी। प्लांट और मिट्टी में गर्माहट बनी रहेगी, तो पाले का असर कम हो जाता है। जी सर। हाँ। ठीक सर, ओके, धन्यवाद। जी। तो मैम, शुरू करें आज का किसान संवाद। जी जी बिल्कुल, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है चने की खेती। जितेंद्र जी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जी, सभी किसान साथियों का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं मैं। और आज का जो विषय रखा गया है वो चने की खेती को लेकर रखा गया है। जनरली ये रबी सीजन की मुख्य फसल होती है, और इसमें देसी वैरायटी या डॉलर चना जिसे हम बोलते हैं, इस प्रकार के चने की खेती की जाती है। और ये सभी स्थानों पर की जाती है। महाराष्ट्र से लेकर पूरा एमपी, गुजरात, सभी जगह चने की खेती की जाती है। और अच्छी खासी इनकम वाला क्रॉप है ये। और ये 100 से लेके 120 दिन की फसल होती है। और इसका ठीक ठाक उत्पादन लेने के लिए आप ऑर्गेनिक विधि से, अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ खेती करते हैं, तो आपको उत्पादन अच्छा आता है, रोग आपके कम आते हैं, और आपको उसका भाव भी अच्छा मिलता है। तो चने की खेती को लेकर तन्मय जी ने कुछ सवाल तैयार किए हैं सभी किसानों के बिहाफ पर, कि कुछ ऐसे जरूरी सवालात होते हैं जो किसानों के मन में आते हैं चने की खेती को लेकर। तो आज वह सवाल रखेंगे हमारे सामने, और जिसको लेकर हम एक एक करके जवाब देंगे। और किसानों के मन में आने वाले इन सवालों के हम कोशिश करेंगे कि आपको सही और सकारात्मक जवाब दे सकें। तो तन्मय जी, शुरू करते हैं आज का चने की खेती को लेकर किसान संवाद। आप एक एक करके प्रारंभ से सवाल रखें, मैं जवाब देता जाऊंगा। जी ओके। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो है, चने की बुवाई का सबसे उपयुक्त समय और मौसम कौन सा होते हैं? जी। जी, किसी भी फसल को उगाने के लिए एक उपयुक्त मौसम का होना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसी चने की जो फसल है वो रबी सीजन की एक मुख्य फसल होती है। और अक्टूबर से लेके आप मध्य नवंबर तक आप चने की बुआई कर सकते हैं। मौसम का जब तापमान आपका 25 डिग्री से कम हो और आपकी मिट्टी में पर्याप्त नमी की व्यवस्था हो, तब आप चने की अच्छे से बुआई कर सकते हैं। बहुत अधिक लेट अगर हम बुआई की ओर जाते हैं, तो फिर चने में आगे जाके जब तापमान बढ़ेगा या थोड़ा बहुत भी कम होगा, तो वह वहां पे फूल झुलसने की समस्या और पैदावार कम होने की समस्या बढ़ सकती है।
तो इसका हमको विशेष ध्यान रखना है, पर्याप्त मौसम के अनुकूल होने पर ही और पर्याप्त पीरियड में ही हम चने की खेती के लिए बुआई करें। अगला सवाल। जी, मैं अगला सवाल पे जाती हूँ। चने की खेती के लिए कौन सी मिट्टी और पीएच स्तर सबसे अच्छा माना जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। चने की खेती के लिए जो मिट्टी की स्ट्रक्चर जो बताया गया है वो मध्यम काली हो, दोमट हो, और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो, ऐसी मिट्टी में ही हमें चने की खेती करना चाहिए। और जिस प्रकार आपने पूछा है पीएच स्तर को लेकर सवाल रखा है, तो मिट्टी का पीएच आपका 6 से लेकर 7.5 के बीच में रहता है। तो एक आदर्शवादी पीएच ये माना जाता है चने की फसल के लिए। अत्यधिक अगर क्षारीय मिट्टी रहती है जिसका पीएच 8 से ज्यादा रहता है, या जल भराव की समस्या जहाँ पे ज्यादा होती है, वहां पे चने की फसल में आपको नुकसान होने की संभावना होती है। तो पर्याप्त आप ध्यान में रखकर ही चने की खेती के लिए मिट्टी का सिलेक्शन करें, वहां का पीएच का एक बार ज्ञान लेकर ही आप चने की बुआई करें। ओके। अगला सवाल मैम। जी। अच्छे उत्पादन के लिए बीज की मात्रा और पौधों के बीच कितनी दूरी रखनी चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, जनरली दो प्रकार के चने हमारे यहाँ लगाए जाते हैं। देसी काला चना होता है, दूसरा काबुली चना, जिसे डॉलर चना भी कहा जाता है। तो जो आपका देसी छोटा चना होता है उसका बीज की जो मात्रा होती है वो 30 केजी तक प्रति एकड़ के हिसाब से हो सकती है, 28 से 30 केजी तक। और ऐसे ही जब काबुली चना, ये डॉलर चना हम लगाते हैं, तो वो आप मान के चलिए 35 से 40 किलो के बीच में आप बीज लगा सकते हैं, है ना। इसमें मैं आपको उत्पादन भी बता दे रहा हूँ कि जब आप देसी बीज आप लगाते हैं तो उसका उत्पादन जो है वो आपका 12 से 15 कुंटल तक आ सकता है नॉर्मली, है ना। और अगर आप यही डॉलर चना लगाएंगे तो वो 10 कुंटल से ऊपर आपका डॉलर चने की उत्पादन आने की संभावना है। अगर आप पर्याप्त तरीके से अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट करते हुए लगाते हैं, तो ये उत्पादन आपका 15 से 20 कुंटल तक भी जा सकता है। बशर्ते आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा हो, आपकी मिट्टी में केमिकल की मात्रा कम हो, आपकी मिट्टी में सभी पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व की उपलब्धता हो, सभी मित्र जीवाणु आपकी खेती में पर्याप्त काम करते हो, और रोगों से लड़ने की क्षमता के अनुसार आपने अपनी मिट्टी को तैयार कर लिया हो, है ना। ये उत्पादन की अधिकता और उसकी कमी पर निर्भर करेगा उसके बाद ही, है ना। अब आपने जो अगला सवाल इसमें साथ में जोड़ के पूछा था कि पौधों की दूरी कितना होना चाहिए, तो देसी चना और ये काबुली चना जनरली एक जैसा ही लगता है। तो आपकी अगर कतार से कतार की दूरी आप 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं, पौधे से पौधे की दूरी आप 10 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, है ना। अब जो बुआई की गहराई है, जो आपका चने की जो बुआई आप कर रहे हैं, उसकी बुआई आपका 5 से 8 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ठीक है। ओके। चने की फसल को कौन कौन से प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इन्हें जैविक खाद से कैसे पूरा किया जा सकता है? जी, मुख्यतः जिस प्रकार सभी फसलों में मुख्यतः प्राइमरी जो मेन पोषक तत्व होते हैं आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये मुख्य तत्व होते हैं। इसमें आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। नाइट्रोजन से आपका जो प्लांट है वो उसकी पत्तियों का प्रॉपर निर्माण होता है, जिससे आपके यहाँ प्रकाश संश्लेषण की पर्याप्त क्रिया होती है। फास्फोरस से पत्ती, तने, इन सब का निर्माण होता है। इसी प्रकार आपका जब आप पोटेशियम का उपयोग करते हैं, तो पोटेशियम जो होता है वो चने के साइज को बनाने में, चने के वेट को बढ़ाने में बहुत जरूरी पोषक तत्व होता है। इसी प्रकार गंधक की मात्रा, आपको उसमें सल्फर की मात्रा उपयोग करना चाहिए, ताकि मिट्टी में गर्माहट बनी रहे। पाला पड़ने की जो समस्या आती है तो उसके लिए हम गंधक का उपयोग ही कराते हैं या गोमूत्र का स्प्रे कराते हैं। जो गाय का गोमूत्र होता है उसमें भी सल्फर की मात्रा अच्छी तरीके से पाई जाती है। आप 2 से लेकर 5 ml तक गोमूत्र का भी स्प्रे आप चने की फसल में कर सकते हैं। इससे जो आपकी चने की फसल है उसमें पाला लगने की समस्या नहीं आती है। इसके अलावा आपका जिंक, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो सेकेंडरी न्यूट्रिशन होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में आते हैं। इन सब की मात्रा भी फसल के अनुसार आपकी मिट्टी में होना चाहिए, है ना। और दूसरा आपने पूछा था जैविक पूर्ति, तो जैविक पूर्ति के लिए आप अच्छी तरीके की कंपोस्ट खाद का उपयोग कर सकते हैं, है ना।
आपको कम से कम 1 एकड़ में 2 से 3 टन तक कंपोस्ट खाद मिट्टी में मिलाना चाहिए, भुरकाव करके। या मिट्टी में जब हम बेसल डोज तैयार करते हैं फसल लगाने से पहले, तब उसमें रोटावेटर कल्टीवेटर की माध्यम से अच्छे से इस पोषक से भरपूर खाद को मिला लेना चाहिए। कोशिश करें खाद का जो क्वालिटी है वो आप चेक करें। ऐसा ना हो कि आप जो खाद डालने वाले हो वो कोई कूड़े की खाद डालने वाले हो। कोई भी ताजा गोबर हमको खेती में नहीं डालना है ना। वो आपके चने की फसल को नुकसान दे सकता है, क्योंकि जो ताजा गोबर हम डालते हैं उसमें मीथेन गैस होती है और कुछ ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो आपकी फसल को जला सकते हैं, आपके बीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कोई भी आप कंपोस्ट खाद डालें वो पर्याप्त मात्रा में तैयार हो, सूखी हो, और उसमें प्रॉपर क्वालिटी आपको समझ आना चाहिए, है ना। कोई भी गंदी स्मेल अगर उसमें आ रही है, कोई भी कीड़े उसमें दिख रहे हैं, तो वो वाइट ड्रग्स हो सकते हैं जो आगे जाके आपके चने के बीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, हमको अच्छी क्वालिटी की जैविक खाद का उपयोग करना है। ओके। और चने की फसल को फली छेदक जो पोट बोरर बोलते हैं, और इन जैसी बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है? जी जी बिल्कुल। देखिए चने में मुख्यतः जो कुछ खास रोग जो आते हैं, एक जो सबसे ज्यादा जो बिल्ट आता है ना, जिसे झुलसा रोग भी कहते हैं। ये टेम्परेचर के अप डाउन होने के कारण आता है। झुलसा रोग में क्या होता है, प्लांट एकदम से सूखना शुरू कर देता है, और वो ऊपर की पत्तियों से लेके तने तक, लास्ट तक और जड़ तक वो सुखा देता है। तो हमको विशेष ध्यान रखना है, जब भी इस प्रकार की समस्या दिखे तो हम कोशिश करें कि हम रोग प्रतिरोधी किस्मों का ही उपयोग करें। जिसमें ज्यादा रोग आते हो उस प्रकार के बीजों का हमको उपयोग नहीं करना है। अब रोग प्रतिरोधी क्षमता वाली जो फसलों के जो बीज होते हैं, जैसे JG 315 होता है, JG 130, ये अच्छी किस्म के बीज होते हैं। इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता अत्यधिक होती है। अब इसके अलावा आपके यहाँ पे फली छेदक की समस्या भी आती है। तो फली छेदक क्यों आता है कि आपने जैसी फसल लगाई है, तो आपको बीज का प्रॉपर बीज उपचार करके ही लगाना। उसको ट्राइकोडर्मा से, माइको राजा से, नीम ऑयल से, इन तरीकों से आपको बीज का प्रॉपर बीज उपचार करना है। उसके बाद ही आपको बीज की बुआई करनी है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना है। सिंचाई करने का आपका तरीका सही होना चाहिए। बीज को ट्राइकोडर्मा से आपको कोटेड करके ही लगाना चाहिए। इसके अलावा जल भराव का भी आपको विशेष ध्यान रखना है ना। भराव जैसे ही ज्यादा होगा, चना बहुत सेंसिटिव क्रॉप होती है। मैक्सिमम 3 से 4 पानी ही मैक्सिमम लगता है। जनरली 3 पानी में चने की फसल हो जाती है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है चने की खेती को लगाते समय, है ना। जल भराव अधिक ना हो, क्योंकि चने की जो जड़ होती है वो सिंगल होती है ना। दूसरी जो फसलें होती है उसमें जड़ें फैल जाती हैं। कई जगह जड़ों का जो निर्माण होता है वो कई भागों में हो जाता है। लेकिन चने की जो रूट होती है वो सिंगल ही होती है। ज्यादा जल भराव होगा तो तने से, तना और जड़ को जोड़ने वाला जो हिस्सा है जो मिट्टी में आपको ऊपर दिखता है, वो वहां से आपका तना गलन की समस्या शुरू हो जाएगी, है ना। फंगस बिल्ट हो जाएगी। तो आपका इसको विशेष ध्यान रखना है। पानी का अत्यधिक आपको उपयोग ना करना है। जल भराव की क्षमता का भी विशेष ध्यान रखना, अत्यधिक जल भराव ना रहे। ठीक है, क्योंकि चना जो है वो सूखा और सहनशील फसल है। इसको जरूरत के समय ही पानी देना है। वैसे हमें पानी नहीं देना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो उसमें ही हो जाता है। इसके अलावा आपको सिंचाई के समय का विशेष ध्यान रखना है। फूल आने पर, पल्ली बनने पर अत्यधिक पानी देने से रोग बढ़ जाते हैं, इसलिए ड्रिप या हल्की सिंचाई का उपयोग करें। स्प्रिंकलर का यूज करें, फुहारों से स्प्रे करें, है ना। पंप मशीन से स्प्रे करें। खुला पानी कोशिश करें कम से कम दें हम। ठीक है जी। ओके, ठीक है। तो इसके अलावा एक और जो होता है फसल चक्र को लेकर जो बोला गया है, कि फसल चक्र का एक महत्वपूर्ण नियम होता है। आपको ध्यान रखना है कि अल्टरनेटिव ही फसल लगाएं। रबी सीजन हो चाहे खरीफ का सीजन हो, चाहे कोई भी सीजन हो, फसलों को बदल बदल के हमें लगाना चाहिए, है ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, अलग अलग मौसम या परिस्थितियों में चने की सिंचाई का सही तरीका और समय क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए वैसे मैं इसमें जो आपने सवाल पूछा है, वो सीधा सवाल ये है कि चने में कम मात्रा में पानी लगता है, जिसका मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि चने की जो सिंचाई होती है वो मुश्किल से 3 से 4 होगी, हद से हद।
तो कोई भी जो आप न्यूट्रिशन चलाने वाले हो, उसका विशेष ध्यान रखना। जब भी हम पानी का स्प्रे करने वाले हैं या पानी देने वाले हैं, तो उसके साथ सारे प्रकार के जो भी न्यूट्रिशन जो जरूरत है फसल को, उसके साथ ही चला दें, है ना। क्योंकि प्लांट जब प्यासा होगा और जब हम नॉर्मल पानी देंगे, उसके साथ अगर हम न्यूट्रिशन देंगे तो प्लांट उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, फूल आने पर आपको विशेष ध्यान रखना है पानी देते समय। फली बनने पर आपको विशेष ध्यान रखना है पानी देते समय। अधिक पानी हमको नहीं देना है। ज्यादा पानी देंगे तो तना छेदक की समस्या बन जाएगी, आपका जड़ गलन की समस्या बन जाएगी, तना गलन की समस्या बन जाएगी, फंगस आ जाएगा, प्लांट आपका सूख जाएगा। तो हमको निश्चित मात्रा में ही चने में पानी देना है। ओके। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और रोगों से बचाव के लिए फसल चक्र, दैट इज क्रॉप रोटेशन, का क्या महत्व है? जी, देखिए, मिट्टी में जब हम फसल चक्र को अपनाते हैं खेती में, तो एक जैसा, देखिए, फसल चक्र बनाया इसलिए गया है कि हमारी मिट्टी में से एक जैसे ही एक समान पोषक तत्वों का क्षरण ना हो। ऐसा ना हो कि हम एक ही प्रकार की फसलें बार बार लगा रहे हैं और उससे आपकी मिट्टी में पर्टिकुलर उसमें लगने वाले पोषक तत्व एक जैसे कम होते चले जाएंगे। हो सकता है किसी फसल में आपको नाइट्रोजन की मात्रा अधिक लगती हो, किसी फसल में आपको आयरन की मात्रा अधिक लगती हो, किसी फसल में आपको कैल्शियम की मात्रा अधिक लगती हो, किसी फसल में आपको सल्फर, इस तरीके के पोषक तत्वों की मात्रा लगती है जो कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे सरसों है, सरसों में सल्फर की मात्रा ज्यादा लगती है ना। अब हम लगातार एक जैसा सरसों लगाते चले जाएंगे, हर बार सरसों लगाएंगे रबी सीजन में, तो लगातार आपकी मिट्टी में से सल्फर कम होता चला जाएगा। ऐसे ही अगर हम जैसे सब्जी वर्गीय फसलें करते हैं, हम जैसे सपोज करो हमने आपका पालक लगाया, तो पालक में लगातार आयरन की मात्रा ज्यादा लगती है पालक को। तो जब हम लगातार हर बार पालक लगाते जाएंगे, तो आपकी मिट्टी से आयरन की कमी होती चली जाएगी, फिर आपके यहाँ इल्ली का अटैक आपको देखने को मिलेगा लगातार अगली फसल में। तो कोशिश करें, फसल चक्र का ध्यान रखें। अगर आपने इस बार सरसों लगाया है, तो नेक्स्ट रबी सीजन में आप चना लगा सकते हैं, गेहूं लगा सकते हैं। ऐसे ही आप बारिश के सीजन में अगर आप धान करते हैं, तो अगले नेक्स्ट सीजन में आप मक्का लगा सकते हैं। आप ज्वार बाजरा भी साथ में कर सकते हैं, आप सोयाबीन लगा सकते हैं। फसल चक्र को ध्यान में रखकर काम करें, तो उसमें मिट्टी में आपके पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है वो सामान्यता बराबर बनी रहेगी, वो बराबर काम करेंगे, ठीक है। अब चना क्या होता है, वो नाइट्रोजन फिक्स करने वाली फसल है। तो अगली फसल जो आपकी लगेगी ना चने के बाद, वो मिट्टी को बहुत अधिक उपजाऊ बना देती है, ठीक है। चने को आप धान, मक्का, बाजरा, कपास, गेहूं के बाद बोने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। लगातार चने बोने से आपके रोग भी आएंगे, तो इसलिए बोला गया है कि फसल चक्र का विशेष ध्यान रखें। अगर आप इस बार चना लगा रहे हैं, तो अगली बार आप कोशिश करें सरसों लगा लें, गेहूं लगा लें। ओके, ठीक है। जैविक तरीकों या बायो फर्टिलाइजर के उपयोग से उत्पादन और गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जनरली किसान भाई तो केमिकल खेती करते हैं। 95 से ऊपर परसेंट अभी इस समय किसानों का जो केमिकल से खेती कर रहे हैं, बहुत कम परसेंटेज है। और अब किसान धीरे धीरे समझने लगे हैं कि अगर हम अभी जैविक के लिए नहीं आगे बढ़े, तो हम हमारी मिट्टी से हाथ धो बैठेंगे। लगातार केमिकल डालने से मिट्टी का स्ट्रक्चर खराब होता जा रहा है, लागत बढ़ती जा रही है। खेती में जो हमारे मित्र जीव होते हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं, इसलिए बीमारियां भी हावी होती जा रही है ना। लगातार रोज नई बीमारी आपको इसलिए देखने को मिल रही है। बार बार इल्ली का अटैक, बार बार फंगस का अटैक, बार बार वायरस का अटैक, बार बार चूसक का अटैक, ये सब इसलिए आ रहा है, मिट्टी कमजोर होती जा रही है आपकी लगातार केमिकल के उपयोग से। तो अगर आप जैविक खेती करते हैं, खेती में अच्छी कंपोस्ट खाद का उपयोग करते हैं, बायो फर्टिलाइजर, कार्बन बैग जो हम सजेस्ट करते हैं, ऑलरेडी अगर किसान भाई को लगवाते हैं, तो उससे डेली बेसिस पे आपको लिक्विड फॉर्म में आपको 25 से 40% का प्योर कार्बन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, सल्फर मिलता है, कैल्शियम मिलता है। ये सभी चीजें आपको मिलती हैं, है ना। इसके अलावा हम सोल जो है, वो मित्र जीवाणु की कॉलोनियों को बनाने पर ज्यादा विश्वास रखता है। अगर आपकी मिट्टी में सभी प्रकार के मित्र जीवाणु रहेंगे, तो वह लगातार रोगों से लड़ते रहेंगे। जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उन कीटों को वह खाते रहेंगे। जैसे हमने मित्र भक्षक कीट बनाई है, फफूंद भक्षक है, M+ है, B+ है,
इसका अगर आप हर 15 दिन में स्प्रे करेंगे तो आपके यहाँ इल्ली, चूसक कीट, फंगस, वायरस ये आएगा ही नहीं। बशर्ते आपकी मिट्टी को आपको पहले पोषण से भरपूर बनाना पड़ेगा। मिट्टी कमजोर रहेगी तो आपको ऊपर से फिर किसी न किसी उत्पादों के सहारे ही आपकी फसल को चलाना पड़ेगा। जिसमें आप केमिकल का यूज करते हैं उसकी जगह हम आपको बायो फर्टिलाइजर बेग सजेस्ट करते हैं। इसमें गोबर गोमूत्र तो हरा चारा ही लगता है मात्र, इसमें कोई लागत नहीं है आपकी, केवल आपकी बेग की लागत है। अगर आप लोगों के पास गाय है तो उसमें गोबर गोमूत्र हरा चारा डेली बेसिस पे डाले और डेली बेसिस पे लिक्विड में आप प्योर नाइट्रोजन और कार्बन आप निकाल सकते हैं। तो आने वाले समय में आपकी लागत भी कम हो जाएगी खेती में। 50% से कम हो जाएगी लागत 1 साल के बाद आपकी। इस तरीके से आप जैविक खेती के माध्यम से अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं। ओके। चने की फसल की कटाई के बाद भंडारण और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो चने की जो फसल है वो उसकी जो फली है वो कम से कम 80 से 85% सूखी होना चाहिए, है ना। ज्यादा नमी रहेगी तो उसमें घुन लग जाएगा, खराब हो जाएगा, फसल खराब हो जाएगी। फसल 80 से 85% सूख गई हो तभी आपको फसल को काटना है। गीले में फसल को नहीं काटना है, ठीक है। सुखाने के बाद जो दाने की जो नमी है वो 10% से कम रहना चाहिए। अच्छा धूप दिखाएं उसको, है ना। ये सब का ध्यान रखना है। भंडारण के लिए आपको नीम के पत्तों का उपयोग करना है। नीम तेल से आप लेपित बोरों का उपयोग करें। आप जिन भी बोरों में भंडारण करके रखते हैं उसको नीम ऑयल से आप स्प्रे करके रखें, ताकि कीड़े लगने की समस्या आपको नहीं रहेगी। आपका स्टोर का जो रूम है वो प्रॉपर सूखा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए जमीन से। ऐसा ना हो कि नीचे से जमीन में नमी आ रही हो, नहीं तो घुन लग जाएंगे आपके चने में, है ना। और आपकी यहाँ प्रॉपर हवादार व्यवस्था होनी चाहिए, खिड़की होनी चाहिए, ताकि वहां पे आपको शुद्ध हवा आपके यहाँ आपके बीज को मिल सके जो आपने भंडारण करके रखा हुआ है। तो ये प्रमुख सावधानी आप रखेंगे तो आपकी खेती अच्छी होगी, चने की फसल का उत्पादन अच्छा आएगा। इन कुछ बातों के माध्यम से आप आपकी चने की खेती को सफल बना सकते हैं। ओके। तो सवाल यहीं तक थे। अगर आप लोगों का कोई और खेती के बारे में या फिर वायरसेस कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई और क्रॉप्स के बारे में पूछना है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं। अगर दूसरे क्रॉप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। अगर हम चना बोते हैं, जी। उसके अंदर बहुत सा खरपतवार आता है, जी। तो उसको कम कैसा कर सकते हैं? देखिए सर, एक तरीका तो ये होता है कि आप बेड विधि के द्वारा चना लगा सकते हैं। बेड पे? हाँ, बेड बना के आप चना लगाएं। और जनरली जो फिर जो खरपतवार उगेगी वो बेड के बीच में ही उगेगी। अब चूंकि चने में खरपतवार तो आएगी ही, अब समस्या ये है कि हम इसमें कोई भी चारा मार या कोई भी ऐसी दवाई हम नहीं डलवाते। और जैविक खेती में हाँ। खरपतवार को रोकने के लिए एक ही तरीका है कि मिट्टी को आप जैसे जैसे धीरे धीरे उपजाऊ बनाते जाएंगे, जितनी आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर खुलता चला जाएगा, आपकी मिट्टी में धीरे धीरे खरपतवार कम होती जाएगी। मिट्टी में खरपतवार आने का कारण ये है कि मिट्टी में ऑक्सीजन की व्यवस्था कम हो गई है। और नेचर ने ये व्यवस्था खरपतवार के रूप में जमाई है कि मिट्टी में जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु नीचे काम कर रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन चाहिए। और मिट्टी हमने इतनी हार्ड कर दी है केमिकल डाल डाल के, डीएपी यूरिया डाल डाल के, कि नीचे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं जम रही है। तो खरपतवार के रूप में नेचर ने ये व्यवस्था जमाई है। वो खरपतवार उगती है, उसके माध्यम से ही ये जो मित्र जीवाणु है जो काम कर रहे होते हैं आपकी खेती में, उनके भरण पोषण की व्यवस्था हो पाती है। बाकी निंदाई गुड़ाई अभी इसका हल है। बाकी आप अगर गोबर खनिज खाद डालते हैं, बायो फर्टिलाइजर, कार्बन बैग का लिक्विड आप रेगुलर चलाते रहेंगे तो 100% आपकी मिट्टी बहुत शानदार हो जाएगी। और वो जो चारा या खरपतवार उग रहा है वो प्योर नाइट्रोजन और प्योर कार्बन है, जिसको हम कार्बन बैग में यूज करवाते हैं। आपका कोई खर्चा ही नहीं है। आप ये सोचिए ना, अगर आपने एक बार बेग लगा लिया और आपको अब कार्बन बढ़ाना है, मिट्टी में मेन जो सबसे जरूरी जो तत्व है वो कार्बन है। मिट्टी में कार्बन बढ़ा तो मिट्टी में ऑटोमेटिकली सारे मित्र जीवाणु आपके तेज हो जाएंगे, काम करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। वो ढूंढ ढूंढ के 20 फीट नीचे से आपको पोषक तत्व ला के देंगे। क्योंकि हम अभी जो खेती कर रहे हैं वो 2 से 3 फुट पर खेती कर रहे हैं मैक्सिमम। लेकिन पोषक तत्व तो सारी मिट्टी के अंदर है ना। जंगल में हजारों साल पुराने पेड़ खड़े हुए हैं, कैसे खड़े हैं? वहां तो कोई कुछ खाद पानी नहीं डाल रहा, तो ऐसे ही काम चल रहा है। वहां पे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया कॉलोनी को, मित्र जीवाणुओं की।
वहीं पे वो पत्ते गिरते हैं, वहीं डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोजर बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करके खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लांट उन्हीं से भोजन लेता रहता है। बात तो सही है, मगर अगर आज मैं चना बोऊं हम्म। और उस पे अगर कोई तनानाशक नहीं यूज करूं, हम्म। तो मेरे को चने की जो कीमत मिलने वाली है उससे 4 टाइम्स तो मेरी मजदूरी निकल जाएगी। नहीं तो ये देखिए सर, अब ये तो मिट्टी का उपचार आपको पहले करना पड़ेगा, जो आपने अपने सालों तक मिट्टी से निकाला है। तो आप मिट्टी में दे क्या रहे हैं मुझे बताइए, अभी तक तो केवल हम निकाल ही रहे हैं सारे पोषक तत्व। बराबर। तो भाई उसको भरना तो पड़ेगा ना। नम सही निकालते बात। चले जाएंगे तो एक समय ऐसा जाएगा कि फिर आपकी लागत लगातार बढ़ने वाली है, और आखिरी में या तो फिर मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो हम फसलों को वेंटिलेटर की व्यवस्था में क्यों ले जाएं। अभी हम प्लांटेशन पे काम कर रहे हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं हैदराबाद के। मैं श्रीज सर आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा। प्रॉपर काम हो रहा है वहां पे, बेग भी लगा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर खरपतवार को नियंत्रित करके काम कर रहे हैं। आप देखेंगे 1.5 महीने में उनके रंगत बदल गई उनके खेत की। वो खुद इतनी तारीफ कर रहे हैं कि वो बोले कि यार बहुत अच्छा काम हो रहा है, और मेरे को लगता था कि जैविक नहीं हो सकता, पर जैविक हो सकता है, उनको विश्वास आया। नहीं, मैं आपको जैविक वीडियो मैं शेयर तो दस करूंगा। साल से कर रहा हूँ। जी। जैविक होता है, नहीं ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं होता है। हाँ। भाई किसानों का सोचना है कि नहीं होता है जैविक। नहीं होता है, जैविक नहीं होता, ये बात तो मैं नहीं मानूंगा, कम होता है। अभी जैसे कि मैं 1 एकड़ गेहूं बोता हूँ, जी। तो मेरे को 8 या 9 क्विंटल ही गेहूं मिलता है। ठीक है। लोगों को 15 क्विंटल, 20 क्विंटल, 25 क्विंटल होता है। मेरे पास नहीं होता है। नहीं तो आप गेहूं में क्या डालते हैं, मतलब जैसे जैसे लोग डीएपी यूरिया डालते हैं, तो उसके लिए आपने कोई व्यवस्था ढूंढी कि ये मेरे को मैं डीएपी। मैं खाली अपना गोबर 50 किलो, हाँ। 16 किलो गुड़, हम्म। 140 लीटर पानी, 1 किलो हम्म। शहद, ये हम्म। 90 डेज पैक करके रखता हूँ। वो आप और आप आप जैव रसायन बना लेते हैं गोबर का एक तरीके से। गोबर का जैव रसायन मेरे को ताऊ जी ने बताया था, ठीक है। वही बनाता हूँ। केले का ठीक है। जैव रसायन बनाता हूँ। ठीक है। भोपले का बनाता हूँ। ठीक है। ये यही छोड़ता हूँ मैं, बस मेरे पास तो बाकी कोई सुविधा नहीं। और हर ठीक। पानी के साथ मैं 1,000 लीटर तक उसको छोड़ता हूँ। ठीक है। हाँ, बस ये करता हूँ मैं। अच्छा। अब ये मुझे बताइए, आपका गाय वगैरह की व्यवस्था है। 4 गायें हैं मेरे पास। अच्छा, आप कितने एकड़ खेती करते हैं आप। 10 एकड़। 10 एकड़ है, तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप 2.5-3 एकड़ वाला एक बेग लगवाएं। मात्र 2.5 एकड़ वाला लगाएं अभी आप। नहीं आप सर, कैसे। सर जी, हाँ। मैंने 12 क्यूबिक का बैग लगवा दिया है। अच्छा, अब लग गया ना आपका। हाँ, लगवा दिया है। बढ़िया वो है। अभी लगाया मैंने से 7 तारीख को उसका उसके अंदर गोबर भरा है। ठीक है। अभी वो 40 दिन तो कुछ होने वाला नहीं फोर्टी उसमें। फाइव डेज तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आपकी आदि जो आपको जो समस्या से जूझ रहे हैं ना कि नाइट्रोजन कम है, मेरा उत्पादन कम आ रहा है, आपकी आदि समस्या इससे सॉल्व होने वाली है 45 दिन ब- बाद से। बिल्कुल सही। हाँ। और नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर तक 1 1 एकड़ में अगर मैं 7 8 हजार लीटर पानी छोड़ूंगा गेहूं में, जी। तो सीएन रेशियो भी बढ़ेगा, ये भी बिल्कुल मेरे को बिल्कुल थोड़ी सी बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल। तो लग रही। इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें कोई खर्चा नहीं, केवल बेग का खर्चा लगा होगा अभी आपको। अब आपका गाय है, तो आप ये उसको अच्छा चारा, आप 10 एकड़ कर रहे हैं, 12 एकड़ में गाय के लिए बढ़िया चारा लगाएं, जैविक। चारा है ना सर जी, मक्का लगाया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप ये रागी जैविक लगाया है। गाय जितना अच्छा शुद्ध भोजन खाएगी, जितना न्यूट्रिशन से भरपूर भोजन खाएगी, उतना अच्छा गोबर गोमूत्र वो आपको देने वाली है। बराबर है। वो उतना गोबर गोमूत्र ही आपकी खेती में वो काम करेगा। आपने गाय तो माता को जो खिलाया, बेचारी वो गाय माता आप कुछ नहीं रख रही है, वो दूध भी आपको देगी, सब कुछ आपको देगी। सही अब हम बात है। उसको केमिकल वाला चारा खिलाएंगे और हम उससे उम्मीद करें कि वो अच्छा गोबर दे, अच्छा दूध दे, वो कहाँ नहीं से। सर, 10 साल में केमिकल डाला ही नहीं खेत में, तो कहाँ बहुत से अच्छा दूध। है सर, आप बहुत आइडल हैं आप, मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत मुझे मतलब सुन के अच्छा लगा कि आप जैविक को लेकर आप बिल्कुल है। तो ये अच्छी चीज है, कोई कोई बराबर। समस्या नहीं है, या उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। जनरली ये बढ़ेगा लिखा है कि मगर। आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन कम हो सकता है। हाँ, और बात। नाइट्रोजन बढ़ जाएगा जब आप बायो फर्टिलाइजर बेग का मटेरियल चलाएंगे ना, 100%। 6 महीने में अभी आप जांच करा लो मिट्टी की, और 6 महीने बाद आप जांच करा लेना उस लिक्विड को यूज करने के बाद। यस, वही करना है। अभी जी। तक नहीं किया है। अभी जी। मिट्टी की जांच करने को कहाँ पे करना सर, मिट्टी की जांच देखिए, मिट्टी की जांच आप सोल के माध्यम से भी करा सकते हैं। करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, उसका चार्ज है 7,000, लेकिन उसमें आपको 25 से 30 प्रकार के पैरामीटर आपको चेक हो जाएंगे एवरेज।
अच्छा, 7,000 चार्जेस है। 7,000 चार्जेस है। वो यूएसए लेवल की जांच है, वो मोहाली में होता है, आईसर में हम जांच करा के देते हैं। मतलब अच्छा, यूएसए लेवल की जांच है। आप एक एक जांच कराने जाएंगे, कोई भी कंपनी इतनी जांच करा के प्राइवेट लेब पे, गवर्नमेंट लेब भी नहीं दे रही है। ना वो कैल्शियम बता पाएगी, ना वो जिंक बता पाएगी, ना वो फास्फोरस बता पाएगी, ना वो मित्र फंगस बैक्टीरिया बता पाएगी, ना नीमोटोड्स बता पाएगी, कुछ नहीं बता पाएगी। हम सब और कुछ सर जांच करके देते हैं। ये जो केवीके वाले हैं उनके पास जो जांच होती है वो कैसी देखिए होती सर, है? वो फॉर्मेलिटी वाली जांच है। आप ये मान लीजिए, जैसे गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है वो गवर्नमेंट है, और प्राइवेट की व्यवस्था प्राइवेट ही देने वाली है। अच्छा। हाँ, आपको एक बार वो कॉस्टिंग है, आप साल में एक बार अवश्य कराया करें, आपको पता चल जाएगा कि क्या कम हुआ है हमारा पोषक तत्वों में। उस पर लेकर आप अभी आप लगातार कुछ ना कुछ डालते रहते हैं किसान लोग। अरे भाई, आप जांच करो, आपको पता चल जाएगा। अगर आयरन कम है तो मुझे आयरन पे काम करना है, कैल्शियम कम तो कैल्शियम पे काम कर रहा है। अब कोई बराबर। चीज पड़ी हुई है, हम उसको और डाल रहे हैं, उसमें लागत लगा रहे हैं, लेकिन हम जांच नहीं कराएंगे। तो क्यों नहीं कराएंगे भाई? हम अपने अपने शरीर की भी तो जांच कराते हैं कि नहीं नहीं कराते? सर, एक साथ 7,000 रुपए डालना बोले तो किसान के थोड़ा सा तकलीफ वाला। सर, आपको लग रहा है, लेकिन अगर किसान साल में कम से कम, मैं नॉर्मल किसान की बता रहा हूँ, वो 50,000 रुपये खर्च कर देता होगा ऐसी आलतू फालतू चीजों में, जो हो सकता है कि मिट्टी में जरूरत ही नहीं पड़ती हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी बात सही है, पर मैं नहीं करता हूँ वो भी खर्चा। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ जनरली। देखो सर, 95% स्थिति यही है, किसान को पता ही नहीं कि उसे डालना क्या है। बराबर। वो तो जा रहा है केमिकल वाली शॉप से, ये भी लिया वो भी लिया उसने, वहां से 4 आइटम ले लिए, ये भी डाल लो। अरे, उसको पता ही नहीं कि आयरन डालना था कि नहीं डालना। आयरन तो पता चला पड़ा हुआ था। हाँ, हो सकता है कि आयरन को कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया हमारी खेती में नहीं थे, या कैल्शियम बराबर। को पड़ा था, कैल्शियम को कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया। कोई भी प्लांट कोई भी पोषक तत्व डायरेक्ट नहीं उठाएगा जब तक उसके पर्टिकुलर वो बैक्टीरिया उस खेती में नहीं होंगे। वो वेस्टेज ही होने वाला है, आप कुछ भी डालो। और एक बात पूछता हूँ सर, जी। जो अपन ने बैग लगवाया है, हम्म। इसका जो 45 डेज के बाद जो स्लरी बाहर आएगा, हम्म। उसका जांच हुआ है आपके पास? हाँ हाँ, जांच कराया मैं, वो उसी का तो रेशो बता रहा हूँ कि 25 से 40% का कार्बन मिला है हमें उसमें। अच्छा। अब वो डिपेंड क्या करेगा कि गोबर की क्वालिटी क्या है, गोमूत्र की सही। क्वालिटी क्या है, वो भी डिपेंड करता वो भी बात बराबर है। है ना भाई? अब भैंस का गोबर भी यूज हो जाता है। नहीं, मैं तो आपको 100। आपको आपको उसमें जर्सी गाय का गोबर गोमूत्र यूज नहीं करना है। एक ग्राम भी नहीं लेना, वो नेगेटिव है। हाँ, वो नेगेटिव, वो खराब है। ओ। वो क्रॉस ब्रीड ये है। वो जर्सी गाय क्या है? वो सुअर का क्रॉस ब्रीड है। ऑस्ट्रेलिया और ये सब जहाँ पे पाई जाती, सुअर से क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है जर्सी गाय। बराबर है, जंगली सुअर, तो वो नेगेटिव है वो। ये तो बात मेरे को भी मंजूर है। हाँ, अगर देसी गाय का गोबर, गिर गाय का, मालवी, साहिवाल, ये सब जो हम अपनी देसी ब्रीड का गोबर यूज करते हैं, तो शक्तिशाली गोबर है बहुत। बराबर है, ये बात तो मंजूर है। हाँ। ठीक है, ठीक। बाकी सात एक हजार बार आप जांच कराएं, मैं आपको एक रिपोर्ट का सैंपल भेजूंगा, आप देखें। ऐसा हाँ नहीं ना है, सर, गलत सात नहीं हजार है। बहुत बड़ी अमाउंट होती है सर। तो सर, वो लग रहा होगा आपको, लेकिन अब लोग लगा रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं लोग 10-10 20-20 एकड़ में, या वेजिटेबल्स करते हैं। जो केले में कितना लग जाता होगा, आपको क्या लगता है? या मिर्च सर में, ये केले में। सर मैं एक बात पूछूं, केले हम्म। के तने का भी अपन जैव रसायन बना सकते हैं? केले के तने का बन जाएगा, केले के फूल का भी बहुत अच्छा बनता है। फूल का तो बनता है, पर तने फूल का का? सबसे बढ़िया है। केले नहीं, उतना केले नहीं है मेरे पास। ओके। मैं, मेरे पास थोड़े से पेड़ है केले के, 50-100 पेड़ है। उसके तने का बन जाएगा ना, तने को बारीक करके आप डालें, कोई समस्या नहीं है। गुड़ के साथ ही डालना ना, गुड़ गुड़ और के साथ ही पानी? डलेगा, गुड़ के साथ ही डलेगा वो। और ये बायोगैस बैग में भी डाला तो चलेगा उसको हाँ, बारीक केले करके? केले के तने को आप बारीक करके, चॉप करके आप उसमें डालो। आपको जैव रसायन 90 डेज का वेट ही नहीं करना पड़ेगा। यही तो उसकी खासियत है कार्बन बेग की। हाँ, हाँ, हाँ। आप आज कच्चे केले उसको काट के डाल दीजिए, 5-6 दिन में वो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। जब भी सैलरी निकलेगी तो उसमें आपको ये जैव रसायन साथ में रेडीमेड मिल जा रहा है। बराबर। तो केले अब के आपको तने एयर को टाइट का लफड़ा ही नहीं है। अभी एयर टाइट में क्या चॉप होता है, कीड़े करके मर डाला जाते तो चलेगा? हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको कोई भी जहरीली चीज नहीं डालना है। कोई भी जैसे धतूरा, आंख, अकौआ, ये सब ये जहरीली कुछ नहीं चीजें डालना इसके है? अंदर नहीं डालना है। बराबर। आपको मीठा डाले, आप कद्दू काट के डाल दो, आप पपीता काट के डाल दो, है ना, इस तरीके की चीज डाल दो, केला डाल दो, चीकू डाल दो। ये डालो, आप पूरा जैव रसायन ही बन के निकलना है वो। राइट, राइट, वो तो उसके डाल अंदर, सकते बेग हैं। के अंदर जो बैक्टीरिया है ना, वो कार्बन बनाने वाले बैक्टीरिया, उसके अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं। तो कोई भी चीज जब बनेगी ना, तो वो कार्बन में ही कन्वर्ट होकर निकलने वाली है। तो ऑक्सीजन नहीं है ना, इनएरोबिक ऑक्सीजन है नहीं है सब? उसके अंदर। बराबर। और जो एक्स्ट्रा जो गैस जो बनती है, जो दूसरी जो
नुकसान करने वाली गैसें हैं तो उसमें तो गैस निकल जाती है, उसमें गैस का वो कनेक्शन भी है। मीथेन गैस तो बाहर निकलती है बस डेली। तो फिर क्या बचा, उसमें पूरी कार्बन ही बनने वाला और एंजाइम्स ही बनने वाले हैं सारे उसमें। बराबर बराबर, वेरी गुड। और कहने फिर तो कल अपन ये क्या बोलते हैं उसको, फल, केला। नहीं अपने शंकर भगवान के लिए यूज करते हैं। आंख, आंख और धतूरा। नहीं नहीं, शंकर फल फल फल, बेल, बेल, बेल फल, बेल फल, बेल बेल फल। फल वो भी डाल सकते हैं वो फिर तो डाल उसमें। सकते हैं, पका हुआ बेल फल डाल सकते हैं, कोई समस्या हाँ, नहीं है। और बस आपको विशेष ध्यान रखना, कोई भी कड़वी चीज नहीं डालना है। नीम या नीम की पत्ती या नीम कड़ी की पत्ता फूल, चलेगा, अपन कड़वी कड़वा पत्ता नीम नहीं चलेगा। कड़वा अड़वा डालना ही नहीं है उसमें अपने को। नहीं यार, बस। है ना, मीठा आप डालो, बढ़िया साफ सुथरे सर फल फूल डालो। सर, पर कांग्रेस चलता है ना उसमें, जी। हाँ ये बिल्कुल जो, बिल्कुल। अरे बहुत बढ़िया है वो तो। तो वो कड़वा नहीं है। नहीं नहीं, कांग्रेस, कांग्रेस घास की बात कर रहे हो ना आप? हाँ। हाँ हाँ, वो डल जाएगा घास, देखो हाथी घास हो गया आपका, ये डालो जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा है। हाँ, यस। आप गाजर घास डालो आप, गाजर घास बहुत अच्छी है। हाँ, गाजर घासी कांग्रेस बोले तो हाँ हाँ, मैं समझ गया, उसको गाजर। आप डालो बारीक करके, चॉप करके, कोई समस्या नहीं। ताजी यस। डालो लेकिन, सुखा के नहीं रखना हमको कि सूखी कर लिया और फिर डाल रहे हो। नहीं नहीं, फिर कोई फायदा नहीं, फ्रेश ताजा ही निकाल डालना लेगा, है। उसकी मूली काट देने की और बाकी बस का डालने का। बस बस बस। ठीक है सर, ठीक है। ये साल फिर चना बोने का नहीं। हाँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब देखो खरपतवार आएगी तो उसकी निंदाई गुड़ाई ही हाल है। हम कोई भी चारा मार ये सब डालने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप जैसे जैसे मेहनत से मित्र जीव उगाएंगे और आप जब वो डालेंगे तो वो भी मर जाएंगे बेचारे, क्या मतलब फिर। मल्चिंग पे डाला तो चलेगा क्या मल्चिंग चना? पे लगा लो, मल्चिंग पेपर पे कर लो। कितने पे, कितने बाय कितने पे लगाओ मल्चिंग पे? मल्चिंग पे तो आप अब आप मान के चलिए, जैसे जो दिया गया है, जो पैरामीटर अभी आपको मैंने बताया था चने का, कि वो आप जो रो बना लो, आप 30 सेंटीमीटर की रो बना लो, पूरा दस हाँ। सेंटीमीटर पे लगा दो आप। अच्छा, दस 6 6 इंच सेंटीमीटर पे पे लगा लगाए दो। तो चलेगा? हाँ हाँ, 6 6 8 8 इंच पे लगा दो तो घना हो जाएगा बढ़िया। तो ठीक है, उससे ठीक। उससे आपका ये खरपतवार भी कम रहेगा फिर। खरपतवार आएगा ही नहीं ना सर नहीं उसमें? आएगा ना, वो आएगा ही नहीं, थोड़ा बहुत उगेगा, चने के साइड से निकला तो निकला, ये तो आएगा ही तो नहीं। क्यों, तो चने की हरी सब्जी भी खाने को मिलेगी वो। बहुत बढ़िया मिलेगी सर, बहुत अच्छी बनती है चने की सर। बहुत हमारे बहुत यहाँ तो बिकने पावरफुल है। आता है। हम तो घर पे ही उगा लेते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। मेरी मम्मी छत पे ही ये चने के दाने डाल देती है, चने की भाजी उग जाती है बढ़िया, और हम उसको कट करते जाते हैं, वो फिर से उगती जाती है। ऐसी मेथी पालक ये मेरे घर पे छत पे लगा हुआ है, जैविक पूरा। वेरी गुड, वेरी हाँ गुड। हाँ। यस सर। ठीक है सर, ठीक है। जी। किसी अन्य साथी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी भी खेती में कोई समस्या आ रही हो, कोई जानकारी चाहिए हो, अभी कोई फसल लगी हो, उसको लेकर कोई जानकारी चाह रहे हो तो पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो तो। प्रफुल्ल जी कोई सवाल हो, दिग्विजय जी कोई सवाल हो, संजय जी कोई सवाल हो, यशवंत जी कोई सवाल हो, अभी कोई खेती लगी हो उसको लेकर कोई सवाल करना चाह रहे हो। जी, अगर कोई भी और सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम थोड़ी देर में सेशन क्लोज कर देंगे आज के लिए। कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए। जी सर जी, मेरा एक सवाल था जसवंत जी, जी 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 जितेंद्र जी। जी। जी जी, दिग्विजय सिंह बोले। जी सर, मेरे जैसे अभी चने की खेती हेलो, हेलो। जितेंद्र जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी आवाज आ रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? अरे सर, हाँ जी। एक एक मिनट, वो मैं क्या दुकान भी चलाता हूँ साथ में, खेती और के क्या साथ, भाई, तो घर का इसलिए कस्टमर आ गया, वेरी कस्टमर गुड। है ना। जी जी, जी। इसलिए बताएं। सर, मेरा ये सवाल था, जैसे कि मैंने अभी चने की खेती लगा रखी है, ठीक है, 5 बीघा ठीक। में। ठीक है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। कहाँ से मध्य प्रदेश में सर? हेलो। ये 2 अक्टूबर को अपनी चने की फसल लगा दी थी हमने, है ना। ये कहाँ पे लगी हुई है ये मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में नीमच जिला। अच्छा ठीक है, ठीक है। जी। तो 2 अक्टूबर को अपनी फसल ये लग गई थी चने की। ठीक है। तो अब क्या करेंगे उसमें, अपन अच्छा ले लो, ये अपने जैसे कोई भी इल्ली वगैरह की इनकी शिकायत नहीं आ रही देखिए, उसमें। इल्ली वगैरह की शिकायत इल्ली क्यों आती है मैं आपको बताऊं। मिट्टी में अगर आयरन की कमी है तो इल्ली का अटैक आता है। और ऐसे ही मिट्टी में अगर कैल्शियम की कमी है तो रस चूसक कीटों का अटैक आता है।
और ऐसे ही मिट्टी में अगर जिंक और सल्फर की कमी है तो फंगस और वायरस का अटैक आता है। ये डिफिशियंसी है, इसलिए हम बोलते हैं कि मिट्टी की जांच किसान साथियों को कराना चाहिए। कि ये बार बार इल्ली का अटैक क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी मिट्टी में आयरन की कमी हो गई है। ठीक है। जी अब जी। इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्रिवेंटिव तौर पे, तो आप क्या है कि आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। अच्छी क्वालिटी का अगर यूज करना चाहते हैं तो आप नैनो बजरंग बाण हमारा आता है 2 ml प्रति लीटर। नैनो बजरंग बाण, और ½ ml सजल के साथ हम इसका स्प्रे कराते हैं, और ½ ml हम इसमें अमृत धारा भी मिलवाते हैं। अच्छा। इसके स्प्रे तो से ये इल्ली कंट्रोल हो जाती है। इल्ली क्या होता है कि जैसे ही वो रस या कुछ काटने की कोशिश करेगी, उसको झाग लगेगा उसके मुंह में, वो नहीं खाएगी। जी और इससे ना मिट्टी को नुकसान है, ना मित्र जीवाणु को नुकसान है, ना स्प्रे करने वाले आदमी को नुकसान है। ठीक है। तीसरा, M+ करके हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं जो इल्ली या इल्ली के लार्वा को खाते हैं। ये फर्मेंटेड होता जी। है गुड़ के साथ। 500 ml अच्छा आप M+ लीजिए 200 लीटर पानी में। आप 2 kg गुड़ के साथ 3 दिन फर्मेंट कर लीजिए, कपड़े से ढककर, और छान कर इसका स्प्रे करो, इसको जमीन में चला दो। तो ये वो बैक्टीरिया है जो इल्ली या इल्ली के लार्वा को ही खाते हैं, मांसाहारी भक्षक कीट है। हर कीट को खाने के लिए कीट बना हुआ है, आप ये समझ लो। जी जी। है ना। तो जब आप इसका करें, हर 15 दिन में आप इसको यूज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बना के। इसके अलावा आप आयरन की पूर्ति करें, तो आयरन की पूर्ति के लिए आप नैनो आयरन हमारा आता है। आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से नैनो आयरन का स्प्रे कर दीजिए, तो उससे आयरन की पूर्ति रहेगी, तो इल्ली का अटैक कम हो जाएगा, ना कि अच्छा बराबर हो जाएगा। धीरे धीरे अगर आयरन बढ़ता जाएगा, आपकी फसल में आयरन रहेगा, तो इल्ली नहीं आएगी। जी। तो हाँ। इसके लिए कुछ है सर आपके पास? हाँ है ना सर, सारे प्रोडक्ट है, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। आयरन कैल्शियम जो भी हम जो यूज कराते हैं, वो जी डिटेल जी। आपको शेयर कर देंगे। जैसे अब तो फसल बो गई तो उसके बाद हाँ, के डाल लिए सकते हो ना, स्प्रे है ये तो, नैनो टेक्नोलॉजी के स्प्रे है सारे। अच्छा पानी में नैनो टेक। मिलाइए और यूज करें। और उसमें वो मात्रा वगैरह भी आप बता देंगे वो मेरे को? सब पूरा बता देंगे हम, कोई समस्या नहीं है, हम सारी डोज बता देते हैं। जी जी। सबके लिए ठीक। चीजें हैं। नाइट्रोजन, अगर आपको नाइट्रोजन लगता है, आप यूरिया DAP डालते हो, उसकी जगह हमारे पास नैनो नाइट्रोजन है, हमारा NPK 19 19 19। जी जी। है ना। चने का जब घेटा, जब चने में फूल आने की तैयारी होगी, तो पुष्प रसायन प्लस हमारे पास एक प्रोडक्ट है। दो जी। एम एल का आप स्प्रे करोगे 7 दिन के अंतर से, तो केवल 2 बार स्प्रे करना, आपकी फ्लावरिंग की संख्या डबल हो जाएगी। अच्छा जी सर। हाँ, जहाँ 100 फूल आ रहे होंगे, वहां पे 200 फूल हो जाएंगे आपके। जी वो परागण बढ़ाने के लिए है वो स्प्रे। ठीक है। परागण जितने ज्यादा होता जाएगा, वो फूल आपके ज्यादा आते चले जाएंगे। ठीक है। अब आपके जी फूल सर। आ गए और फ्रूट सेट हो गया आपका चना, हम्म, तो अब आपको उसमें चने को वजन बढ़ाने के लिए, चने का साइज अच्छा बने, तो आप नैनो पोटेशियम डाल दीजिए उसमें। जी। 2 ml का, अच्छा। तो चने का जो वजन बढ़ जाएगा आपका। और जी माइक्रोन्यूट्रेंट आता है हमारे पास, सभी माइक्रोन्यूट्रेंट सिंगल डोज में हमारे पास। मैग्नीशियम, मैग्नीज, बोरान, सल्फर, जिंक, ये सब सिंगल डोज में, नैनो खनिज एडवांस। ये 2 ml का आप ये स्प्रे जो कर, तो आपका माइक्रोन्यूट्रेंट की पूर्ति हो गई। हाँ, ये सब जैविक है, लेकिन 100% जैविक है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है सारी चीजें। जी जी सर। जी। मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। और इसको पानी पानी के साथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी के अपन साथ भी दे स्प्रे में ही सकते कर हैं, स्प्रे सकते हैं के इससे? माध्यम से भी दे सकते हैं, पानी के माध्यम से भी दे सकते हैं। जब अगर आपको पानी देना है, तो पानी के माध्यम हाँ। चला दो, नहीं तो स्प्रे कर दो, कोई समस्या नहीं है। चने में जी वैसे भी जी। पानी कम लगेगा, बार बार थोड़ी डालेंगे हम नीचे से। हाँ अब हमारे यहाँ तो मतलब एक बार ही पानी लगाते हैं, और जैसे अभी ये बारिश हो गई तो पानी लगाने की जरूरत ही नहीं चलने पानी वाली। लगाने की जरूरत है तो स्प्रे कर सकते हैं आप, हाँ। स्प्रे के माध्यम जी से आ जी। जाए। ठीक है सर, आप ये मेरे को कैसे भेजेंगे सर सारी डिटेल? सर, मैं मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। जी सर। मेरा मोबाइल नंबर है 93 93 007 007 33 004। 004। जी सर। जितेंद्र सिंह नाम है मेरा। आप इस पे आपका एड्रेस पिन कोड के साथ मुझे व्हाट्सअप करें, मेरा व्हाट्सअप कॉलिंग नंबर भी है। जी सर। ठीक है। मैं आपको मेरे ग्रुप में भी जोड़ लूंगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के, कोई जी सर। समस्या नहीं। ठीक है ना। जी सर, ये ठीक। TCBT वाला यही है ना सर हाँ, आपका? TCP सोल का नंबर है पूरा। सोल ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोल का है ऑर्गेनिक और फार्मिंग। TCBT वाले वो अलग है? वो अलग है, वो अलग है। अच्छा अच्छा जी सर। ठीक। धन्यवाद सर, यही सवाल था जी मेरा। जी, ठीक ठीक है। तो ठीक। किसी अन्य साथी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो समय समाप्त हो रहा है, तो आज के लिए हम क्लोज कर देंगे। कोई और सवाल है किसी का? ठीक है जितेंद्र जी, आई थिंक आज के लिए किसी और का और सवाल नहीं है, तो फिर आज के लिए हम ठीक। क्लोज करते हैं।
थैंक ठीक है यू, आपने ज्वाइन ठीक। किया, सारे सवालों का जवाब दिया, एंड आप सबका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी नमस्कार सभी किसान साथियों।